जी कैफेट लेक्चर 84। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एक्सपर्ट का। आपको याद होगा चैप्टर 18 के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था चैप्टर 18 हमारे दो प्रोफेशनल्स को डिस्कस करता है कि हम अपने ऑडिट के दौरान में इनसे कैसे हेल्प ले सकते हैं। वो दो जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक है इंटरनल ऑडिटर और एक है एक्सपर्ट। और इंटरनल ऑडिटर को हमने कल स्टडी किया। हम इंटरनल ऑडिटर के बेसिक कंसेप्ट्स को हमने जब डिस्कस किया उसके बाद हमने ये सीखा कि इंटरनल ऑडिटर को दो तरह से हम उससे हेल्प ले सकते हैं। एक तो ये कि उसका ऑलरेडी किया हुआ काम हम यूज कर लें अपने ऑडिट पर्पस के लिए, और दूसरा उससे अपनी डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में काम करवाएं। यानी ऑलरेडी किया हुआ उसका काम यूज नहीं करना बल्कि अपनी ज़ेरे निगरानी उससे काम करवाना है। ये दोनों कंसेप्ट्स डिफरेंट थे और इनमें रिक्वायरमेंट्स किसी हद तक डिफरेंट थी। कुछ रिक्वायरमेंट सिमिलर भी हैं, जैसे दोनों में हम इवैल्यूएट करते हैं कि इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, इसकी सिस्टमेटिक या डिसिप्लिन अप्रोच है कि नहीं, ये दोनों में इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन चूंकि नेचर ऑफ वर्क जो उससे करवा रहे हैं वो डिफरेंट हो जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। हमने स्टडी किया कि अगर हम उसके वर्क को यूज करते हैं तो वो किन एरियाज में उसके वर्क को यूज कर सकते हैं, ये स्टडी किया। और अगर उसके वर्क को यूज करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। फिर हमने स्टडी किया कि अगर हम उसका डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करते हैं तो डायरेक्ट असिस्टेंस के केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो आपको कुछ रीडिंग असाइनमेंट भी कल के लेक्चर के बाद दे थे, तो उसमें ये बताइए कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा लफ्ज, ऐसा कंसेप्ट जो समझ नहीं आया। जी जी बिल्कुल सिंपल रूल है कि अगर इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसके वर्क को यूज करने का फायदा नहीं है। हाँ जी, नहीं देखें, एक है कॉम्पिटेंस, दो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने जो बताना दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं। एक है नो कॉम्पिटेंस, एक है लो कॉम्पिटेंस। दोनों में फर्क समझ आ रहा है। जब लो कॉम्पिटेंस हो तो हम काम भी यूज कर सकते हैं लेकिन लेस, और अगर नो कॉम्पिटेंस है यूज ही नहीं कर सकते। हाँ, तो कोई ना कोई कॉम्पिटेंस, तो जो कॉम्पिटेंस है उस हिसाब से वर्क को यूज कर लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से वर्क को यूज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हमने कहीं पे किसी को मैसेज दिया हो और ये देखना हो कि कितने लोगों ने पढ़ लिया है, उसमें कोई ऑप्शन होती है? हाँ, इन्फो में ऑप्शन होती है ना, है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर रिसीवेबल बैंकरप्ट हो जाए तो इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, आप बताएं मेरे भाई। रिसीवेबल बैंकरप्ट हो जाए उसकी रिकवरी के क्या प्रोसीजर है? ये ले, पढ़ा मर गया, ये नहीं पता। तो ये कॉम्पिटेंस है जरूर इनकी, व्हाट्सएप में कॉम्पिटेंस है, ऑडिट में कोई कॉम्पिटेंस नहीं है। तो उसकी जितनी कॉम्पिटेंस होगी तो जिस एरिया में जितनी को कॉम्पिटेंस होगी उससे उस हिसाब से काम ले लेंगे। हाँ, वो आगे कह रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए अगर इंटरनल ऑडिट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि आपने अपनी रिपोर्ट्स जो बनानी है उसमें बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करे, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कवर ना करे या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कवर ना करे, तो जितनी ज्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी इसका मतलब है उसके हाथ पैर बांधे जा रहे हैं, वो खुल के काम नहीं कर सकता, उसकी इंडिपेंडेंस उतनी कंप्रोमाइज होती जाएगी, तो हम उतना ही उसके ऊपर काम की रिलायंस कम करते जाएंगे। सिंपल। और भी क्वेश्चन? सर ये जो लिखा इंटरनल ऑडिटर शुड बी रोटेटेड। हाँ, इंटरनल ऑडिटर शुड बी रोटेटेड, तो रोटेट करके कहाँ फेंका जाएगा उसको ये पूछना चाह रहे हैं। सर मतलब रोटेशन तो विद इन द टीम या मतलब चेंज नहीं आना चाहिए यहाँ वर्ड।
नहीं, चेंज का वर्ड भी, रोटेशन और चेंज का मतलब एक ही है। कोड ऑफ एथिक्स में याद रखिए हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक बड़ा था रीस्ट्रक्चरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ा था रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है कि उसे टीम का हिस्सा ही नहीं बनाना, उसे किसी दूसरी जगह पे भेज देना है। रीस्ट्रक्चरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि टीम का हिस्सा तो बनाओ, उसकी जिम्मेदारियां बदल दो, यानी जिस एरिया में थ्रेट अराइज होता है वो वाला काम उसको ना दो, उसे कोई और काम दे दो। मतलब चेंज ही कर ले। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। रोटेट का मतलब ये चेंज करके उसे किसी दूसरी पोजीशन पे, इंटरनल डिपार्टमेंट से निकाल के किसी दूसरी पोजीशन पे उसे बिठा दिया जाए। जी, रिपोर्टेबल की जो बात लिखी है, चीफ इंटरनल ऑडिटर है, ये सीईओ को रिपोर्टेबल नहीं होता, लेकिन जो डायरेक्टर्स वगैरह तो उसको रिपोर्टेबल होता है, लेकिन डायरेक्टर्स हर वक्त थोड़ी मौजूद होते हैं, उसका तो सारी इन्फॉर्मेशन जब भी करनी होगी वो सीईओ। हाँ जी, यहाँ पे एक कंसेप्ट ये लिखा है कि इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे सीएफओ सीईओ को रिपोर्टेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि डायरेक्टर को रिपोर्टेबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि अगर वो डायरेक्टर को रिपोर्टेबल है, डायरेक्टर तो डेली बेसिस पे मौजूद नहीं होते, डेली बेसिस पे ऊपर तो सीएफओ सीईओ मौजूद होंगे। तो याद रखिए प्रैक्टिकली होता क्या है, डेली बेसिस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो सीएफओ सीईओ से ली जाती है, उसकी बेस पे इंटरनल ऑडिटर चीजें नोट करता रहता है। मंथ एंड पे पूरे मंथ की रिपोर्ट बना के डायरेक्टर्स को भेजता है। डायरेक्टर्स को नॉर्मली इंटरनल ऑडिटर मंथली बेसिस पे रिपोर्ट करते हैं, और डायरेक्टर्स ने ये इंटरनल ऑडिटर को कहा होता है कि मंथली बेसिस के ऊपर आप हमारे रिपोर्ट बना के दीजिए कि कौन से काम ठीक हो रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन ये भी कहा होता है अगर कोई अर्जेंट नेचर का मैटर आ जाए ना, जिसपे इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो, तो वो हमें फौरी तौर पे बता देना। ये कम्युनिकेशन मैकेनिज्म डायरेक्टर्स और इंटरनल ऑडिटर ने एक दूसरे के साथ एग्री किए होते हैं। नॉर्मली सीईओ भी डायरेक्टर ही होता है, देखें बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन याद रखें हम वो बात कर रहे हैं बोर्ड की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टेबल होता है, किसी एक इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को नहीं, इंटरनल ऑडिटर बिल्कुल। तो अगर सीईओ डायरेक्टर है भी तो वो 10 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर होगा, ठीक है। रिपोर्ट जाएगी जो कलेक्टिवली सारे डायरेक्टर्स को जाएगी, उसमें अगर वो सीईओ कोई गड़बड़ कर भी रहा है तो बाकी के जो दूसरे डायरेक्टर्स होंगे उन्हें रिपोर्ट मिलेगी, पता चलेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जी, सीईओ डायरेक्टर से अबव की पोस्ट हरगिज नहीं है, सीईओ डायरेक्टर से लो की पोस्ट है। नहीं, डायरेक्टर से नीचे होता है। नहीं, भाई की बात मान ले, डायरेक्टर सबसे ऊपर शेयर होल्डर, फिर डायरेक्टर, फिर सीईओ। कुछ कंपनीज में ऐसे होता है कि सीईओ ही, जो प्राइवेट या छोटी कंपनीज होती है, सीईओ ही डायरेक्टर है और वही शेयर होल्डर भी होता है, उस केस में आपकी बात ठीक है। सब देखे, डायरेक्टर सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर चूंकि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते इसलिए उन्हें हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, वो साइड पे हो गए। कंपनी के अंदर सबसे ऊपर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है विद इन द कंपनी वो डायरेक्टर्स है। बाकी जितने भी लोग हैं, चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सीईओ सीएफओ वगैरह, ये सारे उसके अंडर काम करते हैं डायरेक्टर्स के, वन बाय वन। जी मेरे भाई, ये भाई का मसला हल क्यों नहीं कर देते यार आप, ये परेशान है। हाँ जी, ये भैया हो ठीक है, चलें जी, पूछिए सवाल। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर में है एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस लाइक हायरिंग फायरिंग, ये फायरिंग से क्या मतलब है? अच्छा, पूछ भी रहा है, हंस भी रहा है, पता है इसको। क्या मैं फायरिंग करके दिखाऊं? भाई इसको क्लास से बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दे बाहर भाई, चल फटाफट धक्के दे के बाहर निकालो इसको। ये होता है फायरिंग। और नहीं, सच में समझा रहा हूँ, किसी को जॉब से निकालना ये होता है फायरिंग। जी भाई, क्वेश्चन बोल। जी There should be no restriction placed on internal auditor. There should be no restriction placed on internal auditor। भाई के लिए तालियां हो जाएं। चर्च का शौक फरमाते हैं आप, हैं? चर्च का, अफीम का है? अभी है जी। और कोई क्वेश्चन नहीं? अभी लेट आए, वो तो पीछे बैठते हैं, तो आगे बैठा हुआ है, ये पहले टाइम पे आया होगा ये। तो बैठा कैसे है इधर, उड़ के आया? अच्छा, मेरे सामने से। अच्छा चल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी, ये 1 मिनट है रे, ये किसने पूछा था ये क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन वाला? ये भाई को समझाना क्लास के बाद, ठीक है जी।
सर एक स्टेट में लिखा हुआ है इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द फाइनेंस डायरेक्टर, तो इधर जो फाइनेंस डायरेक्टर है उसको हम सीएफओ अज्यूम करेंगे कि फाइनेंस डायरेक्टर का मतलब होता है सीएफओ। याद रखिए फाइनेंस डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं होता। आपने लॉ में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि किसी पोजीशन के साथ वर्ड टाइटल में वर्ड डायरेक्टर आने से वो डायरेक्टर नहीं बनता। तो फाइनेंस डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं है, वो सीएफओ है। बिल्कुल आप उसे सीएफओ अज्यूम करेंगे और कहेंगे कि ये वीकनेस है, अब इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहा। सीएफओ भी सेपरेटली क्या, डायरेक्टर फाइनेंस भी सेपरेट? बाज़ का डिफरेंट टर्म्स यूज होती है ना, ये डायरेक्टर फाइनेंस, बाज़ का कुछ अमेरिकन और इंग्लिश टर्म्स डिफरेंट होती है, इसलिए हम सारी टर्म्स लिख देते हैं कि एग्जाम में कोई भी टर्म यूज कर ले। एक और भी होती है टर्म फाइनेंस कंट्रोलर या फाइनेंशियल कंट्रोल, वो भी सीएफओ का ही समझे दूसरा नाम है, डायरेक्टर फाइनेंस, फाइनेंशियल कंट्रोलर से। लेकिन जो इंटरनेशनल टर्म है ना वो सीएफओ है जी। सर हम इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करते हैं तो उसकी इंडिपेंडेंस को तो करते ही वैल्यूएट नहीं करते। हम इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को वैल्यूएट नहीं करते। नहीं भाई ऐसे ना करें, करते हैं यार। कल हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इंडिपेंडेंस ही है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इंडिपेंडेंट, हम वैल्यूएट करते हैं। अगर हमें लगे वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है तो फिर उसके वर्क पे रिलाई करते हैं, यूज करते हैं, वरना नहीं करते। तो होता है ना कि वो कुलियन करके डायरेक्टर के साथ। हाँ बिल्कुल, इनका ये पॉइंट ठीक है कि सर इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट तो है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी तो नहीं है, तो आप उसके वर्क को क्यों यूज करते हैं? वाकई नहीं है, ठीक है। और हमें उसके वर्क को आइडली यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट, उसने जो काम किया होगा उसमें मैनेजमेंट को फेवर नहीं दी होगी, सही तरीके से काम किया होगा, तो हम उसके वर्क को यूज भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इसी वजह से कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी नहीं है, इसी वजह से स्टैंडर्ड ने रिक्वायरमेंट दी हुई है क्या, कि उसको वैल्यूएट करो, उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करो, और जो एरिया ज्यादा रिस्की हो, ज्यादा सब्जेक्टिविटी हो, उसमें जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो, उसमें उसके वर्क को यूज ना करो। ये रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की इसी वजह से है कि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी नहीं है, ठीक है। 50% इंडिपेंडेंट है, 50% नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए तो हमें उसका काम आंखें बंद करके इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी भी होता तो शायद हम उसका काम आंखें बंद करके इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी नहीं है, इसी चीज को सामने रखते हुए स्टैंडर्ड ने कहा कि आप आंखें बंद करके नहीं बल्कि अपने उसको वैल्यूएट करना है, उसको उसके वर्क को, ठीक है। तभी उसके बाद आप उसके वर्क को यूज कर सकते हैं। वैल्यूएशन के बगैर, प्रोसीजर परफॉर्म किए बगैर, एडिक्वेसी ऑफ वर्क वैल्यूएट किए बगैर उसके वर्क को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फर्म के पास अपना ह्यूमन रिसोर्स भी तो होता है ना। हाँ, फर्म के पास अपना ह्यूमन रिसोर्स भी। देखिए आप थ्योरेटिकली बात करेंगे ना तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप स्टूडेंट सोच रहा था थ्योरेटिकली कि अगर सारे का सारा काम ऑडिटर को ही करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। उसी तरह थ्योरेटिकली कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म ही ना किए जाए, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही सारे ज्यादा, वो भी अप्रोच ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जहां पे स्टैंडर्ड ने इजाजत दी हुई है, जहां पे स्टैंडर्ड ने इजाजत दी हुई है, वहां पे हम वो उस बेनिफिट को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। उस बेनिफिट को हासिल कर ले। अब मुझे ये बताइए, आइडियली किसी बंदे, किसी लेमैन से पूछे ये सारी किताबें से पेपर आएगा, क्या हमें ये पढ़नी चाहिए? वो कहेगा बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हम कहे एक एक लफ्ज पढ़ना, वो कहे एक एक लफ्ज पढ़ना चाहिए। आइडियली तो ऐसे, लेकिन एज प्रोफेशनल हमें अंदाजा है कि इसमें कुछ कंसेप्ट कम अहम है, कुछ कंसेप्ट ज्यादा अहम है। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली टेस्ट करता है, कुछ वो कभी कभार टेस्ट करता है। कुछ कंसेप्ट केस स्टडी बेस्ड है, कुछ कंसेप्ट थ्योरेटिकल है। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को इन फैक्टर को सामने रख के चेंज कर देना चाहिए कि नहीं, कि हम बजाय ये कि हर एक पे एक तरह से प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, प्रोसीजर को थोड़ा कम ज्यादा कर सकते, छोड़ते किसी को नहीं, चीज को नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए स्ट्रेटजी को चेंज कर लेते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह थ्योरेटिकली अगर आप ये समझते हैं ना तो बिल्कुल ठीक है कि हर काम ऑडिटर को खुद ही करना चाहिए, बेहतरीन सिचुएशन तो यही है। लेकिन देखिए ऑडिटर भी इन दी एंड एक बिजनेसमैन है, वो ये चाहता है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका बिल्कुल पूरा हो, लेकिन कम से कम वक्त में, ठीक है, कम से कम वक्त में। जैसे मेहनत करके तो सारे पास हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन असल जो स्मार्ट स्टडीज है वो क्या है, उसका अप्रोच क्या है? आखिरी महीने नहीं कि साथ साथ मेहनत की जाए, बजाय ये कि आखिरी 2 महीनों में आप 6-6 घंटे डेली पढ़े, उससे बेहतर है पहले महीने से आप 2 घंटे डेली पढ़े, ठीक है। 2 या इवन पहले महीने से ही अगर आप 1.5 घंटा भी डेली पढ़ते हैं तो उसकी आउटपुट प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, बजाय ये कि आखिरी 2 महीनों में आप 6-6 घंटे डेली पढ़ते हो। तो
सारा काम ऑडिटर को खुद जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर बिजनेसमैन है ना ऑडिटर, वो ये सोचे यार कहीं पे अगर मुझे बेनिफिट मिल सकता है, कम काम करके भी मकसद पूरा हो सकता है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए वो काम कर ले। ठीक है, जैसे दुनिया का कोई स्टैंडर्ड ऑडिटर को 100% टेस्टिंग करने से नहीं रोकता। ऑडिटर करता नहीं है, लेकिन अगर करना चाहे कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई ऑडिटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो काम अब लिहाजा क्यों बढ़ाए। वही अगर सैम्पलिंग बेस के ऊपर ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है तो वो सैम्पलिंग बेस पे एग्जैक्टली उसी तरह अगर किसी जगह स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है कि आप किसी दूसरे प्रोफेशनल के वर्क को यूज कर सकते हो, तो याद रखें हमें कर लेना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए। क्योंकि जिन लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया उन्हें भी ये बात पता थी कि इंटरनल ऑडिटर वाले डायरेक्टर्स के अंडर काम करते हैं, अगर डायरेक्टर्स कहें तो हो सकता है वो उनसे मिलकर कोई फ्रॉड भी कर दें और छुपाएं। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले वैल्यूएशन करें, ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंस की, नॉलेज की, रेपुटेशन वगैरह सारी चीजें देखें, फिर उसके बाद उनके वर्क को भी आपके ख्याल में जब हमने इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट कर लिया तो उसके वर्क की एडिक्वेसी के प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना। ये प्रोसीजर कहाँ लिखे हुए पहले ये बताइए। पेज नंबर 221, वैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एग्जाम में अक्सर पूछता है ये प्रोसीजर क्यों लिखे हुए। जब हमने पेज 220 पे इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट कर लिया कि बंदा ठीक है, काम का है, ईमानदार है, इंडिपेंडेंट, वैल्यूएट कर लिया, तो फिर पेज 221 पे एडिक्वेसी ऑफ वर्क क्यों वैल्यूएट कर रहे हैं भला? सिर्फ एक रीजन की वजह से कि स्टिल पॉसिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर के साथ मिलके काम में गड़बड़ कर दे, फ्रॉड कर दे। इसीलिए वो कहते हैं कि आपने कुछ ना कुछ ये जो प्रोसीजर जो है ये जरूर परफॉर्म करना है। क्लियर हो गया जी? जी सर, जैसे कि हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया, इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट किया, फिर उसके वर्क को भी यूज़ कर लिया, तो अगर बाद में वर्क को यूज़ किया वो गलत निकला तो फिर कौन जिम्मेदार है? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल नेचर का क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट भी है। वो कहते हैं सर अगर फर्ज कीजिए हमने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया, या आज जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एक्सपर्ट, उसके वर्क को यूज किया, रिक्वायरमेंट हमने पूरी की, उसके बाद उनके वर्क में गड़बड़ निकल आई, क्या हम ये कह सकते हैं कि जी ये काम हमने तो नहीं किया था, ये काम तो इंटरनल ऑडिटर ने किया था, ये काम तो एक्सपर्ट ने। स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिटर वाले सेक्शन में नहीं, लेकिन एक्सपर्ट वाले सेक्शन में एक कंसेप्ट बताते हैं जो इंटरनल ऑडिटर पे भी इक्वली अप्लाई होता है कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर या एक्सपर्ट या किसी भी प्रोफेशनल का वर्क यूज करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे रिड्यूस नहीं होती। इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती? इसका मतलब यह है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आपकी है। रिपोर्ट के ऊपर साइन आपने किया, इंटरनल ऑडिटर ने नहीं किया, एक्सपर्ट ने नहीं किया, आपने किया है। और एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर फर्स्ट कीजिए हम एक्सपर्ट के वर्क को यूज करते हैं, बाद में उससे कोई गड़बड़ निकल आती है, एक्सपर्ट ने काम ठीक नहीं किया, एक्सटर्नल वर्ल्ड किसके खिलाफ केस करेगी? एक्सटर्नल ऑडिटर के खिलाफ। एक्सटर्नल ऑडिटर फिर बाद में देखेगा उसने एक्सपर्ट के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर एक्सपर्ट ने उसमें डंडी मारी है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक, स्कोप के मुताबिक काम नहीं किया हुआ, तो फिर वो उसको, ठीक है। फर्ज कीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वैसे कंसेप्ट समझाने का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एक टीचर से पढ़ता है, चले मेरी मिसाल ले लें, फर्ज करें हमारे भी स्टूडेंट तो फेल हो जाते हैं, वो फेल हो गया, उसके वालिद सारी दुनिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सारी दुनिया उस स्टूडेंट को पकड़ेगी, लेकिन वो स्टूडेंट देखें, फर्ज कीजिए कोई सिलेबस में ऐसा कंसेप्ट था जो टीचर ने नहीं कवर करवाया, कोई टीचर ने नहीं कवर करवाया, तो सारी दुनिया तो उसको कहेगी ना तुमने मेहनत नहीं की। हाँ, उस स्टूडेंट ने जो टीचर के साथ एग्रीमेंट अगर कोई हुआ है, कॉलेज के साथ एग्रीमेंट हुआ है और उसमें ये तय पाया था पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो स्टूडेंट फिर उस एग्रीमेंट के बेस पे टीचर के खिलाफ एक्शन ले सकता है। उसके जो रिलेटिव्स हैं वो डायरेक्ट टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। उसी तरह अगर हम एक्सपर्ट या इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करते हैं, बाद में कोई गड़बड़ साबित होती है, याद रखिए एक्सटर्नल वर्ल्ड हमें पकड़ेगी कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी। वो बाद में हम आगे फर्दर देखेंगे कि उस प्रोफेशनल ने जिसने सही काम नहीं किया, हमारा उसके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था तो फिर हम ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किए केस उसके खिलाफ करेंगे। उस बेस पे हमें मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड छोड़ देगी? उस बेस पे एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं छोड़ेगी, उस बेस पे हमने जो लोगों को पेनल्टीज पे की होंगी ना, वो फिर हम उससे क्लेम करवा लेते हैं। ये होता है नॉर्मल। और की क्वेश्चन? सर, जब डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिटर काम करता है, डायरेक्ट असिस्टेंस में जब इंटरनल ऑडिटर काम करता है, बिल्कुल
पिछले जब काम किया तो फिर हमारे सारे दाव पेच पता लग गए, तो जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो कुछ ना कुछ हमारी अप्रोच का पता ही होगा ना। हाँ, ये देखिए, ये एक रिस्क होता है प्रैक्टिकली। जो यहाँ पे तो आपको होता है सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। इन्होंने पॉइंट ये रेज किया, सर अगर हम उसको अपने दाव पेच समझाएंगे तो उसे पता चल जाएगा, वो नेक्स्ट टाइम फिर डायरेक्टर के साथ, मैनेजमेंट के साथ मिलकर उनको दाव पेच समझा सकता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास एक टूल होता है, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। हाँ, अप्रोच पता होगी बिल्कुल, लेकिन याद रखे हमें अगर पहले से देखे, हमने क्या ये देख लिया कि वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है, ये देख के ही उसको हमने अपने साथ टीम का एक तरह से हिस्सा बनाया ना, तो इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट ही रहेगा। अगर हमें पहले से रिस्क होता कि नहीं ये फेवर दे सकता है मैनेजमेंट को, तो हम उसे अपनी टीम का हिस्सा ही ना बनाते। तो मोस्ट प्रोबेबली वो मैनेजमेंट को नहीं बताए, लेकिन फर्ज कीजिए अगर बताता भी है तो एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है। आपको याद है वो केस हमने पढ़ा था, हमारा सीनियर टीम मेंबर छोड़ के क्लाइंट, ये तो उससे कई गुना कम रिस्क है। जब हमने उस वाले थ्रेट को मैनेज कर लिया था, तो ये थ्रेट तो कोई चीज ही नहीं, ठीक है। लीगल नहीं, एथिकल क्या यार ये जी। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? अच्छा चलिए, मैं अपनी तसल्ली के लिए कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। क्या आपको ये पता है कि इंटरनल ऑडिट के स्कोप ऑफ वर्क में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल है? ये क्लियर है? अच्छा, क्या आपको पता है कि जब हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन या इंटरनल डिपार्टमेंट भी से कहते हैं, एक ही बात है, इसको वैल्यूएट करेंगे तो क्राइटेरिया क्या रखना है हमने? कंपिटेंस को कैसे वैल्यूएट करेंगे? ऑब्जेक्टिव ये पता है आपको? अच्छा, इसमें आपने दो तरह से इसको कवर करना है। एक तो रिप्रोडक्शन के पॉइंट कि कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी या सिस्टमैटिक एंड सिमिलर अप्रोच को कैसे वैल्यूएट करना है, ध्यान में रखिएगा। कभी एग्जाम में कहता है इंटरनल फंक्शन को कैसे वैल्यूएट करोगे, कभी कहता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कैसे वैल्यूएट करोगे। दोनों में फर्क है, पहले वाले में तीनों पॉइंट लिखने हैं, दूसरे वाले में सिर्फ ऑब्जेक्टिव। रिप्रोडक्शन भी पूछ सकता है, प्लस कोई केस स्टडी में किसी इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे के आपसे कह सकता है बताओ इवैल्यूएट करो इसको। उसमें कुछ पॉइंट इंटरनल ऑडिटर के स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे, ये ज़हन में रखें। मिक्सर दिया होगा उसने, आपने स्ट्रेंथ पॉइंट को लैदा करना है और वीक वाले पॉइंट को लैदा करना है। और अगर स्ट्रेंथ वाले पॉइंट ज्यादा हुए तो आप कहेंगे हम इसके वर्क पे रिलाई कर लेंगे, और अगर वीक वाले पॉइंट ज्यादा हुए आप कहेंगे हम इसके वर्क पे रिलाई नहीं करेंगे या कम रिलाई करेंगे। तो ये वैल्यूएशन हो गई क्लियर। फिर इसके बाद वैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क, ये क्लियर हो गया, इसके क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। वैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्लियर हो गया। इसमें दो चीजें बतानी है आपने जब एग्जाम में क्वेश्चन में पूछेगा, क्या वैल्यूएट करना है और कैसे वैल्यूएट करना है। प्रोसीजर, फैक्टर्स टू वैल्यूएट और प्रोसीजर परफॉर्म, दोनों बताने हैं। वैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क में दोनों चीजें बतानी है। कौन सी दोनों चीजें? फैक्टर्स टू कंसीडर जो 4, और प्रोसीजर्स टू परफॉर्म, ये भी मेरा हाल है 4 ही है, ये 4 ही है बिल्कुल, दोनों 4। फिर बाकी रूटीन, बाकी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा अहम थी जो मैंने आपसे पूछा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, डिटर्मिनिंग किन एरियाज में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं, ये मॉडरेट, ये भी करने हैं आपने। अब फिर इसके बाद आगे चलने से पहले तसल्ली कर लूं, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, बल्कि ऐसा करते हैं इसकी क्विक सी एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कल पढ़ा तो था आपने, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कहीं आप ये ना कहें कि सर ने एंड पे जो है ना वो जल्दी करवा दिया। कल असल में मैंने इसलिए कल का लेक्चर में ज्यादा मटेरियल कवर जरूर, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी रीजन ये थी कि वो इंटरलिंक था। कल ही वो कंसेप्ट क्विकली बिल्ड हो गया, वो आधे घंटे में, आज शायद उसको 1.5 घंटा लगता। तो इस, लेकिन अब वो कल वाले जो कंपनसेट करने के लिए आज का टाइम भी मैं आपको साथ इसके ऊपर कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ताकि अगर कोई कमी बेशी है तो क्लियर हो जाए। सबसे पहले मुझे बताइए इंटरनल ऑडिटर क्या ये हमें पता, डायरेक्ट असिस्टेंस क्या ये पता हमें। चलिए, डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है? इंटरनल ऑडिटर वर्क परफॉर्म करेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। रेड है ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा। इंटरनल प्रोसीजर परफॉर्म करे अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, उसके अंडर डायरेक्शन। अब हमने ये तो डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब हो गया ना। अब हमने सबसे पहले ये देखना है, किसी क्लाइंट पे गए,
हम उससे इंटरनल ऑडिट से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं। वो कहता है अगर उसकी कॉम्पिटेंस नहीं है डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन ना करे। ये तो हमने यूजिंग द वर्क में भी पढ़ा था। अगर ऑब्जेक्टिविटी लैक करता है डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन ना करे, ये तो हमने। अगर लॉ प्रोहिबिट करता है तो डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। इसके एग्जांपल सुनना। यूके का लॉ ये कहता है कि यूके में जो ऑडिटर होंगे वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज तो कर सकते हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अब चूंकि ISA जो बनाए गए हैं वो सारी दुनिया के लिए बनाए गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा अगर आपका लोकल लॉ मना करे ना तो आपने डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी, ठीक है। हालांकि ये अगर बात स्टैंडर्ड में ना भी लिखी होती तो आपको पता है लॉ हमेशा ISA से ऊपर आता है, तो फिर भी हम यूज ना करते। लेकिन उसने आपको बता दिया कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि लॉ प्रोहिबिट करता है। अगर लॉ प्रोहिबिट कर दे तो फिर हमने इसको इंक्लूड नहीं करना। हमने इससे पहले भी कोई इस तरह का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि लॉ प्रोहिबिट करे तो ये काम नहीं करना। एम्बेसी कहीं पे एम्बेसीज ऑफ मैटर अदर मैटर में किस तरह की बात पड़ी थी कि कम्युनिकेट नहीं करना लीगल, हाँ, या शायद की ऑर्डर मैटर में ये बात पड़ी थी कि अगर लॉ मना करे तो उसको रिपोर्ट नहीं करना। कहीं ना कहीं ये बात पड़ी जरूर, मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी थी। मुझे इतना याद आ रहा है कि शायद रिपोर्ट की किसी एग्जाम्पल में ये बात थी। अब आप किसी पैराग्राफ, अब आपने खुद ढूंढना है। नहीं, वो की ऑर्डर मैटर था कि एमसीओ मैटर था, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता, ये आप खुद ढूंढे। बहरहाल ये तो कंसेप्ट समझ आ गया ना करंट। ये सिर्फ लिंक करवाना था आपको और आपको बताना था कि आपने अभी तक चैप्टर 4 भी सही तरीके से याद नहीं किया हुआ। आगे चलते हैं। इसके बाद अब फर्ज कीजिए हमने फैसला किया कि डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन हो सकती है, ठीक है। वर्क दैट कैन बी, वो कौन कौन सा काम है, वो कौन कौन सा काम है जो हम उसको असाइन कर सकते हैं और कौन सा नहीं। जैसे कल हमने एग्जांपल पढ़ी थी ना, किन एरियाज में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते। देखिए ये भी कंसेप्ट उन्हीं लाइंस के ऊपर है, ठीक है, उन्हीं लाइंस के ऊपर है। अगर जजमेंट इन्वॉल्व हो डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी चाहिए, करनी चाहिए। कहता है जब आपने ये डिसाइड करना है किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करें तो आपने ये वाले फैक्टर सामने रखने हैं, जजमेंट, रिस्क, कंपिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व। यानी अगर जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इंटरनल ऑडिट वालों में, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, ये लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद ये असल में ना इसी की एक्सप्लेनेशन, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है, इसी फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन है। हाँ, 2 पॉइंट एडिशनल है। रिलेट टू डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर, वर्क इन विच इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी इन्वॉल्व। ये आपको जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा तब तक ये समझ नहीं आएगी, लेकिन पहले फैक्टर को पढ़ ले। किन एरियाज में इंटरनल डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करने, ये फैक्टर कंसीडर करने और फिर इन फैक्टर को सामने रखते हुए हाई रिस्क हो डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं, सिग्निफिकेंट डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं, रिलेटेड टू डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करने, वर्क इन विच इंटरनल ऑडिटर इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन। ये वाले ऊपर वाले 2 पॉइंट समझ आ गए, रिस्क और सब्जेक्टिविटी वाले। नीचे वाले 2 समझ नहीं आए। अब सुनिए, हमने इंटरनल ऑडिटर के हेड से कहा, चीफ से, सर हम चाहते हैं आपके डिपार्टमेंट की डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करें। चीफ ने कहा ठीक है, 4-5 बंदे आपको दे देते हैं। हमने कहा अच्छा, कोई ऐसे बंदे हमें दीजिए जो कॉम्पिटेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, उनकी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच हो। उसने कहा ये 4 बंदे ले जाए, ABCD। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वैल्यूएशन हमें खुद करनी चाहिए, वैल्यूएशन हमें खुद करनी चाहिए। वैल्यूएशन के काम को हम नहीं कह सकते उनको कि आप लोग ये काम करें। यही कह रहा है, अगर काम वर्क ऐसा है जो रिलेट करना है डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर,
कि इंटरनल ऑडिटर को एंगेज करना है नहीं करना, किस एरिया में एंगेज करना है, कौन कौन से लोगों को एंगेज करना है। इंटरनल ऑडिट का पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं, इसके 4-5 लोग ही हम एंगेज किया करते हैं। तो ये डिसीजन किसको ये डायरेक्ट असिस्टेंस में दे देना चाहिए, डिसीजन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये डिसीजन किसको करने चाहिए सारे। ये बात समझ आ गई। दूसरी चीज हमने इनसे कहा भाईजान सेल्स का सिस्टम आप, ये इंटरनल ऑडिट वाले भाई हैं, और डायरेक्ट असिस्टेंस अब ये हमारे डिपार्टमेंट में बैठे हैं क्योंकि डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए हमने इनको सेलेक्ट किया है और डायरेक्टर्स की अप्रूवल के साथ। इनसे हमने कहा आपने सेल्स सिस्टम को डॉक्यूमेंट किया हुआ है सारे के सारे, ठीक है सेल्स सिस्टम चले कोई उन्होंने क्या किया, हमने कहा नहीं लेकिन वो तो आपने पहले किया होगा ना, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वाले के, वो तो पहले किया होगा। अब आप हमारी ज़ेरे निगरानी हमारी अप्रोच के मुताबिक इस सिस्टम को डॉक्यूमेंट करें। ये कहें ठीक है सर। ये गए 3 दिन बाद आए और सेल्स सिस्टम हमारे सामने रख दिया। बताइए ये 3 दिन क्या करते रहे? 3 दिन क्या करते रहे? 3 दिन कुछ भी नहीं करते रहे, याशी करते रहे, और 3 दिन हाँ पुराने वाला ही उठा के ले। यही कह रहा है कि जो वर्क ऑलरेडी उसने कर लिया है ना इंटरनल ऑडिट वाले ने, वो चाहे डायरेक्टर के लिए किया होगा, चाहे उसको रिपोर्ट किया नहीं किया, ऑलरेडी कर लिया है ना, वो काम इससे नहीं करवाना। ये हमेशा 2 नंबरी करेगा और वही काम दोबारा ले आएगा, वही काम दोबारा ले आएगा। हमारी सुपरविजन होगी। अच्छा चलें छोटी सी एग्जांपल, अब 2 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे, 3 मिनट रियल एग्जांपल देता हूं। हमारी जो जनरेशन थी ना उसको एक बड़ा प्लस पॉइंट था, हमसे ऊपर वाले लोग जो है ना वो कंप्यूटर से वाकिफ नहीं थे, और हमसे नीचे वाले जो लोग हैं ना वो कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल थे। तो बाज़ औक़ात कुछ एनालिसिस करने, जैसे कोई डाटा है ना वो फ़र्ज़ कीजिए ब्रांच वाइज है, उसको पार्टी वाइज कन्वर्ट करना है ना, मैनुअली काम करें तो उस पर 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम चूँकि अब हमारे जो सीनियर थे ना, सीनियर मैनेजर वगैरह थे, बहुत उन्हें पता था कि इस एनालिसिस से क्या रिस्क सामने आएगा। लेकिन वो हम जूनियर को कहते थे ये रिस्क, ये एनालिसिस करके आओ, कितना टाइम चाहिए? हम कहते थे सर इसके लिए 3 दिन चाहिए। वो कहते हैं 3 दिन नहीं, इसके लिए 2 दिन चाहिए होते हैं, मुझे पता है। जब 2 दिन के अंदर एनालिसिस करके आओ, हम 2 दिन खूब गेम शेम खेला करते थे, और आखिरी 1 घंटे में उस डाटा को एक्सेल में डाला, फिल्टर शिल्टर लगाए, उसको क्लासीफाई किया, जैसे वो साथ में एक आधा ग्राफ भी बना दिया, वो बड़ा खुश होते थे। हालांकि हम उनकी सुपरविजन में काम कर रहे होते थे, लेकिन डंडी मारी का नहीं हमने। एग्जैक्टली इसी तरह हालांकि हमारी सुपरविजन में इंटरनेट काम कर रहा है, लेकिन इसके सारे डाटा, पिछले डाटा पे तो हमारी एक्सेस नहीं है ना, क्या क्या काम किया हुआ है। तो ये इस तरह के काम करता है। इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि अगर उसने ऑलरेडी काम किया वो उससे ना करवाएं, क्योंकि ये कभी भी दोबारा काम नहीं करेगा, वही लेके आएगा, और वो काम उस तरीके से इंडिपेंडेंटली नहीं हुआ जिस तरीके से हम चाहते हैं। ये 2 पॉइंट समझ आ गए। इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड डिसीजन सारे हमने करने हैं, उन पे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। और दूसरा, ऐसा वर्क जिसमें ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने काम किया हुआ है वो इससे नहीं करवाना, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम में सुनिए, एक क्वेश्चन आया, अब कल वाले कंसेप्ट के साथ इस कंसेप्ट को मिला रहा हूं। कल हमने क्या पढ़ा, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में किन एरियाज में वर्क को यूज कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते। क्या पढ़ा था कंसेप्ट, क्या पढ़ा था, किन एरियाज में वर्क ऑफ इंटरनल यूज कर सकते हैं, या ये पढ़ा था किन में नहीं कर सकते। एरिया लेवल पे एक तो ये था ना इंटरनल ऑडिटर को यूज करना है कि नहीं करना, वो तो सिंपल था कि कॉम्पिटेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और एक था कि हाँ हाई रिस्क, उसमें हमने दोनों पढ़े, हाई रिस्क हाई जजमेंट वाले में उसके वर्क को यूज नहीं करना, सिग्निफिकेंट जजमेंट दूसरे एरिया में करना है। डायरेक्ट असिस्टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या ये पढ़ रहे हैं कि किन एरियाज में उसके वर्क को यूज कर सकते हैं, या ये पढ़े किन एरिया में नहीं कर सकते, किन एरिया में नहीं कर सकते। पहले उसने बताया इन फैक्टर, ये डिसीजन करने के लिए फैक्टर सामने रखना, और फिर हमें क्या बताया। अब एग्जामिनर का दाव पेश देखे, उसने क्या पूछा सवाल, उसने कहा बताइए एक्सटर्नल ऑडिटर ने डिसाइड किया कि वो इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करेगा, बताइए वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन की जा सकती है। अब सुने, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या सोचा भला, उसने कहा डायरेक्ट असिस्टेंस कह तो रहा है
लेकिन डायरेक्ट असिस्टेंस में तो ये कंसेप्ट है ही नहीं कि किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन की जा सकती है। ये कंसेप्ट तो है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में। तो इसका मतलब ये है कि असल में ये यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पूछ रहा है, हमें घुमाने के लिए उसने डायरेक्ट असिस्टेंस का वर्ड लिख दिया। आपको सही घुमाया ना उसने, डायरेक्ट असिस्टेंस का वर्ड आ गया तो ये 100% कंफर्म है डायरेक्ट असिस्टेंस में से ही क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन पूछ रहे रिक्वायरमेंट में कहीं इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट, तो आप ये सोचेंगे नहीं ये सिचुएशन तो कोड ऑफ एथिक्स की लगती है। आपसे कहे फीस पिछले साल उसने कहा कम कर दो, कंपनीज एक्ट के मुताबिक जवाब दो, और आप सोचें कंपनीज एक्ट में तो फीस का कोई डिस्कशन ही नहीं है, लगता है उसने हमें घुमाने के लिए कंपनीज एक्ट लिखा है, ये सेशन तो कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुई है, हम तो कोड ऑफ एथिक्स अंडर कटिंग है, थ्रेट राइज होता है, ये लिखाएंगे। ये सही लिखा गया भाई, जब क्लियरली कंपनीज एक्ट लिख दिया तो उसका मतलब कंपनीज एक्ट ही, आप उसे बताएंगे कि इसमें कोई इशू अराइज नहीं होता। एग्जैक्टली उसी तरह जब उसने क्वेश्चन लिखा डायरेक्ट असिस्टेंस, तो डायरेक्ट असिस्टेंस के अंदर ही जवाब देना है। हाँ, अब आपने ये लिख दिया, अब उसने ये पूछा ना बताया क्या है किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करने, और पूछा क्या है किन में कर सकते, यहाँ तो इसी को उल्टा दे, यहाँ आसान हल लिख दे, ये सारा लिख के कहते हैं इन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं की जा सकती, बाकी अदर एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। भाई ये बात समझ आई आपको? फिर आगे वही बात, कल हम ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जब डायरेक्ट भाई इवैल्यूएट करना है उसको, इंटरनल ऑडिटर को, कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी को, एग्रीमेंट करना है किसके साथ, डायरेक्टर के साथ भी, उससे एनओसी लेना है। आपको कोई इतराज तो नहीं? आपको ये एनओसी मैंने खुद ही लिखा है, मतलब ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, मतलब उससे परमिशन लेनी है। और इंटरनल ऑडिटर से किस लिए कि भाई सारे मामला कॉन्फिडेंशियल रखना, और अगर कभी ड्यूरिंग आवर वर्क तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी को कोई मसला होना, कोई प्रेशर डालने की कोशिश करे, कोई और मसला, तो हमें बता देना ताकि हम एप्रोप्रिएट एक्शन ले लें। कल पढ़ा हमने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, आज पढ़ने नहीं, आपने ठीक काम किया हो। यूजिंग द वर्क से पहले कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करते हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस में भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। एग्रीमेंट इधर कर रहे हैं, उधर एग्रीमेंट नहीं थे, क्योंकि इसे हम खुद करते, उसको बताना है ना किस तरीकाकार से काम करना है, इसलिए ध्यान में रखिएगा डायरेक्ट असिस्टेंस में एग्रीमेंट है, यूजिंग में नहीं है। ये बात भी समझ आ गई। लेकिन कल जो एग्जाम में, कल वाले लेक्चर में जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा था, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वो यहाँ पे नहीं है। इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल, उसके वर्क वैल्यूएट, यहाँ पे तो हमारी ज़ेरे निगरानी काम कर रहा है, इसमें इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क नहीं है, बल्कि इसमें है डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू जैसा। और आपको याद होगा हम अपने टीम मेंबर की डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू किया करते हैं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी अपने टीम मेंबर की। तो जिस तरह हम अपने टीम मेंबर की डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करते हैं, उसी तरह इसकी भी, किसकी, इंटरनल डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया ना तो ये टॉपिक आपको चैप्टर 18 समझ आ गया। एक सवाल मेरा, हमारा जो टीम मेंबर है, जो जेन्युइन हमारा ट्रेनी स्टूडेंट, उसको हम कोई काम देते हैं, हमारी ज़ेरे निगरानी काम करता है, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू होती है। अब ये इंटरनल ऑडिटर, इससे डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू होगी, इसकी भी होगी। बताइए, सोच के बताना है किसकी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ज्यादा होगी। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ट्रेनी स्टूडेंट की ज्यादा होगी, कितने स्टूडेंट का इंटरनल ऑडिटर की? शाबाश, इंटरनल ऑडिटर की ज्यादा। रीजन क्या है भला?
वो उतना है कॉम्पिटेंट, चेक कर लिया, है ऑब्जेक्टिव, चेक कर लिया, लेकिन उतना कॉम्पिटेंट, उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है जितना हमारे टीम मेंबर, वो कैफ क्वालिफाई करके आए होते हैं, ठीक है। हाँ, और उनका कोई उनका ताल्लुक नहीं है क्लाइंट के साथ। इसीलिए उसने कहा डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू की एक्सटेंट हमारी ज्यादा होगी। इसमें हमने क्या करना है, उसके वर्क को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ चेक करना है, उसके वर्क को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। हम कहेंगे भाई अच्छा ये तुम कह रहे हो टेस्ट ऑफ डिटेल तुमने सैंपल सेलेक्ट किया, ठीक किया, जरा इस सैंपल, भाई इसकी राइटिंग भी अच्छी है यार। हाँ यार, वो क्लास के बाद मिलना मुझसे। नहीं मैं सीरियस हूँ, नौकरी पक्की इंशाल्लाह। अच्छा तो इसका मैंने कहा अच्छा जरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो दिखाओ मुझे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो दिखाओ, ओरिजिनल चेक करने हैं कि सही काम किया कि नहीं किया इसने। फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। अच्छा रिव्यू करना है, कितना रिव्यू करना है ये डिपेंड करता है रिस्क पे, मटीरियलिटी पे, ये डिपेंड करता है इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस पे, ठीक है भाई। आपने गपशप में वो कंसेप्ट उड़ा दिया, अब फिर से सुने। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू होनी चाहिए इंटरनल ऑडिटर की। नॉर्मली हमारे टीम मेंबर की निस्बत ज्यादा के कम, कितनी ज्यादा डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे। रिस्की एरिया तो ज्यादा डिपेंड करता है इंटरनल ऑडिटर पे, जितना ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा उतना रिव्यू कम होगा, ठीक है। ये फैक्टर को सामने रख के डिसाइड कर। लेकिन नॉर्मल रूल क्या है, जनरल रूल, कि अपने वाले टीम मेंबर की निस्बत ज्यादा। अच्छा आप इस बात से, कल वो एक स्टूडेंट परेशान हो गए थे, कहते सर कभी आप कहते हैं कि कॉम्पिटेंस है तभी काम यूज करना है वरना नहीं करना, और फिर आगे चल के कहते हैं अगर कॉम्पिटेंस नहीं कम है तो फिर कम वर्क यूज करना है, ज्यादा है तो फिर। आप तो इस पे कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, क्योंकि बताया था कॉम्पिटेंस कोई एक क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया नहीं हमारे पास, वो थर्मामीटर नहीं है ये इंटरनेट के साथ लगाया पता कॉम्पिटेंस इतनी है, यस है नो नहीं, जजमेंटल वर्क होता है। तो अगर कॉम्पिटेंस हाई भी है स्टिल रिलेटिवली कॉम्पिटेंट क्या है, हो सकता है ये भाई भी हाईली कॉम्पिटेंट हो, ये भी हाईली कॉम्पिटेंट हो, लेकिन स्टिल दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट ना हो, एक ही कॉम्पिटेंस ज्यादा और दूसरे की निस्बतन कम हो। तो वो उस लिहाज से हम फिर डिसाइड करते हैं कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कितना करना है वो उसकी फिर रिलेटिव कॉम्पिटेंस, रिलेटिव ऑब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। या डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू वाली बात क्लियर हो गई, चले बस। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन, ये तो कल हमने पढ़ लिया था ना। और ये रटे वाले पॉइंट, कम्युनिकेशन करनी होती है किसके साथ, डायरेक्टर के साथ। क्या कम्युनिकेशन करनी होती है कि बंदा हमें चाहिए भाई, प्लान यूज कि इसका हम ये काम इससे करवाएंगे इंटरनल ऑडिट वाला। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या मैटर डॉक्यूमेंट करने हैं, हमारे मुताबिक मुझे वो मैटर अब देखना नहीं है किसी ने बुक की तरह, मुझे वो एग्जांपल्स बताइए जो डायरेक्ट असिस्टेंस में डॉक्यूमेंटेशन करनी है जिसकी, लेकिन यूजिंग दी वर्क में नहीं करनी। शाबाश, एक एग्रीमेंट, शाबाश। दूसरा कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी खा गए मार, वो तो दोनों में करते हैं। सुपरविजन एंड रिव्यू, शाबाश, कि किस बंदे ने रिव्यू किया, कब किया, ठीक है। ये रिव्यू। एक चीज और बता दे फिर, वो वाले वर्किंग पेपर जो हमने अपनी ज़ेरे निगरानी, वो तो हमारी अपनी ओनरशिप है ना, शाबाश। तो ये जहन में रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन के कुछ पॉइंट सेम है जो कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी से रिलेट करते हैं, और कुछ पॉइंट डिफरेंट भी हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में डिफरेंट है, और डायरेक्ट असिस्टेंस में डॉक्यूमेंटेशन कुछ डिफरेंट भी है। भाई डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट याद रखेंगे, ये भाई नहीं रखेंगे, इन्होंने नहीं कहा बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन में फर्क ध्यान में रखें, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन कुछ और है, डायरेक्ट असिस्टेंस की डॉक्यूमेंटेशन कुछ और है, याद रखेंगे कि नहीं यार, शाबाश शाबाश। ये हो गया हमारा इंटरनल ऑडिटर वाला टॉपिक खत्म। अब हम चलेंगे आगे एक्सपर्ट की तरफ, लेकिन आप एग्जॉस्ट हो गए होंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लें, नो प्रॉब्लम। नहीं मैं इतना, हाँ आपको पता है
थ्योरी सब्जेक्ट का यही फायदा होता है, दरमियान में जहाँ पे आप समझे कि नहीं अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। लाजमी नहीं होता कि काउंटिंग का क्वेश्चन शुरू करवाया जिस तरह, जब तक बैलेंस शीट टैली नहीं होगी ना तब तक किसी को हिलने नहीं देना, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स कर, टेक लगाएं ऐसे टेक, आंखें बंद कर लें थोड़ी देर, नहीं गहरे गहरे सांस लें, तीन सांस, 2 नहीं, हाँ नहीं योगा भी थोड़ा बहुत पार्ट टाइम हिकमत भी करता हूँ थोड़ी बहुत। भाई अब आंखें खोल लें, थोड़ा सा साइड में होके बैठे, हाँ जी आप, अच्छा जी जी चलिए अब आप रिलैक्स हो गए, माइंड फ्रेश हो गया बिल्कुल। अब हम बिल्कुल तैयार हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के लिए, और क्या अजीब इत्तेफाक है, क्या हसीन इत्तेफाक है, आज का मौसम एक्सपर्ट का टॉपिक कवर करने के लिए बेहतर, कल पता नहीं ये हमें इत्तेफाक हो के ना हो, ये मौका मिले कि ना मिले, ठीक है। एक्सपर्ट के लिए रेडी हो जाए, अब हम फ्रेश भी हैं और मौका भी बेहतरीन है। एक्सपर्ट कहते किसको हैं? हरगिज नहीं, यही कंसेप्ट बताना था। जो काउंटिंग और ऑडिट का एक्सपर्ट होना, उसे एक्सपर्ट नहीं कहते, उसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक्सपर्ट कौन है? हर ऐसा प्रोफेशनल जो काउंटिंग और ऑडिट के अलावा किसी और फील्ड का एक्सपर्ट है, जैसे इंजीनियर, जैसे लॉयर, जैसे आईटी एक्सपर्ट, वैल्यूअर, शाबाश वैल्यूअर, मोची नहीं मेरी गलती, मैंने कंसेप्ट सही नहीं बताया। एक्सपर्ट का मतलब हर वो बंदा जो काउंटिंग और ऑडिट के अलावा किसी फील्ड का एक्सपर्ट है और उसकी एक्सपर्टीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। ये मैं भूल, उन्होंने मोची कहा था, मुझे कंसेप्ट याद आ गया। अच्छा, अब एक्सपर्ट किसको कहते हैं ये समझ आ गया आपको? अब यूजिंग द वर्क का मतलब क्या है? यूजिंग द वर्क का मतलब उसके किए हुए काम को यूज। अच्छा, इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं है एक्सपर्ट वाले टॉपिक में, जिंदगी आसान, आधा टॉपिक तो इजी हो गया। क्या इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस है ही नहीं? क्यों नहीं है भला? भाई हमें उसका पता ही नहीं है, उसके फील्ड का इंजीनियर पता नहीं थैले में उसके क्या कुछ होगा, हमें तो उसके टूल्स का नाम भी पता नहीं होगा। हमने उससे ये कहना है कि ये काम करो, हैं? हम नहीं कह सकते। तो इसमें तो डायरेक्ट असिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस, तो इसमें क्या है? यूजिंग वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, यानी हम एक्सपर्ट से कहेंगे ये काम कर दो, वो अपने घर जाएगा, काम करके आएगा और हमने उसके काम को यूज करना है। डायरेक्ट असिस्टेंस का कंसेप्ट इधर नहीं है। अच्छा, पहली चीज आपने मुझे बता दिया कि कौन कौन से एरियाज में हम एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं। जरा मुझे बताइए, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स की रीवैल्यूएशन करवाई है, एक्सपर्ट यूज होगा? बिल्कुल यूज होगा। अच्छा, आपने कहा कॉम्प्लेक्स टैक्स इश्यूज, अगर टैक्स के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, टैक्स एक्सपर्ट यूज होगा? आईटी एक्सपर्ट, अगर क्लाइंट सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो हमें साथ अपने कोई आईटी एक्सपर्ट लेके जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो क्लाइंट के सिस्टम को इवैल्यूएट कर सके। लीगल ओपिनियन, इंजीनियरिंग, अच्छा इंजीनियर को किस लिए लेके जाएंगे? अच्छे वो नहीं लेके जाएंगे। बिल्डिंग की नॉर्मली एसेट्स की जो लाइफ होती है ना, लाइफ, ये इंजीनियर बताता है, ये इंजीनियर बताता है। हाँ, वो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, शाबाश, ये चैप्टर 10 याद किया भाई ने, कितना ने याद किया? शाबाश, चैप्टर। अच्छा, मुझे एरियाज आपको समझ लगे कि किन एरियाज में एक्सपर्ट के वर्क को यूज करते हैं। अब क्या बात सीखनी है हमने? अगर एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी?
जैसे इंटरनल ऑडिटर में सीखा, इंटरनल ऑडिटर कौन है, पहले ये सीखा, फिर ये देखा कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, तो सिंपल उसको वैल्यूएट करना है, उसके वर्क को वैल्यूएट करना है। ब्रॉड यही थे, छोटे मोटे और कंसेप्ट थे, ब्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही थी ना। इंटरनल ऑडिटर को जब यूज करना है या डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है, उसको वैल्यूएट करो और उसके वर्क को वैल्यूएट करो। उसी तरह एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको वैल्यूएट करो, उसके वर्क को वैल्यूएट करो, वैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क। लेकिन ये क्या, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड। हाँ वो शुरू में बताया था, वो 20 दिन लगा के बताया था ना, 20 घंटों में कोई भी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी फील्ड की, 20 था या 40 था, 20 था। अच्छा शाबाश, हर चीज याद करनी है सो ऑडिट के कंसेप्ट के हैं, ऑडिट के कंसेप्ट में भी पूछ लो, ग्राफिक। अच्छा चलें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड असल में, अच्छा ये वाला रिक्वायरमेंट जिम्मेदारी यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी भला? उसकी अंडरस्टैंडिंग तो हम 7, 8, 10, 15 साल हो जाते हैं सीखते सीखते, उसकी तो हमारे पास ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। एक्सपर्ट की फील्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसीलिए याद रखें, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करने के लिए जरूरी है कि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन। अब स्टूडेंट कहने लगा सर आपने बड़े बड़े कंसेप्ट तो बता दिए, हमें समझ आ गया, एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपर्ट की कंपिटेंस कैपेबिलिटी को वैल्यूएट करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बताइए, स्टूडेंट कहने लगा सर इसका ये मतलब है वो इंजीनियर है तो हम भी इंजीनियरिंग करें सीखें, और फर्ज कीजिए अगर इसका ये मतलब है तो फिर जब हम खुद इंजीनियर बन जाएंगे तो हम खुद ही काम कर लेंगे, उसको थोड़ी कहना है, उसको थोड़ी कहना। तो याद रखिए यहां पे कह रहा है ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, एक्सपर्ट नहीं बनना उसके काम में, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब फर्ज कीजिए कि आप देख रहे हैं एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, और पता चला जी कि ऑपरेशन के लिए उसने कहा जी कैंची लेके आओ। आप अगर कभी विजिट किया हो ना तो उनकी कैंची होती है छोटी सी, घास काट, आपने घास काटने वाली कैंची। भाई इतनी को अंडरस्टैंडिंग तो है ना हमें कि ऑपरेशन के लिए, अब ये डॉक्टर नहीं है, ये काम सही नहीं कर रहा, भाई ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारे पास है ना। बेसिक कहता है यही अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, आगे जब पॉइंट्स पढ़ेंगे उनमें आप देखेंगे यही अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक, एक्सपर्ट नहीं। आगे चले, वेल पता चला नहीं रहने दें, नहीं बात अखबार में खबर आती है ना मरीज का ऑपरेशन किया पेट में तौलिया भूल गए, बात का तो आप मुझे बताइए अगर आपको ये पता चले किसी प्रोफेशनल के बारे में तो क्या उसने सही काम किया है? इतनी को वैल्यूएशन अब ये जज करने के लिए कि इस डॉक्टर ने सही काम नहीं किया, हमें एमबीबीएस करने की जरूरत है नहीं, हमें अपनी कॉमन सेंस हमारी बताती है कि मेडिकल फील्ड में इस तरह नहीं होता। अच्छा अब बताएं वैल्यूएट कंप्यूटर। अच्छा अब ये मैंने आपको बेसिक बताया, ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंपिटेंस कैपेबिलिटी को वैल्यूएट करना है, उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करना है, किस लिए ऑब्टेन करना है? उसके वर्क को वैल्यूएट करने के लिए। ये एग्रीमेंट की तरफ मैं भी एंड में आऊंगा, पहले ये मैं आपको सीक्वेंस में समझाना चाह रहा हूं। देखना है एक्सपर्ट कंपिटेंस कैपेबल ऑब्जेक्टिव है, क्या करें? देखो क्वालिफिकेशन कितना वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस कितना है, मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं मैनेजमेंट से, ये देखो। अच्छा इसमें और यूजिंग द वर्क, जो इंटरनल ऑडिट वाले में मेन हेडिंग सेम है लेकिन इसमें उसने अलग-अलग नहीं बताया, इसमें उसने एक ही लाइन में भड़का दिया सबको। वहां पे इंटरनल ऑडिट में आपको याद है उसने कंपिटेंस के अलग फैक्टर बताए थे, ऑब्जेक्टिविटी के अलग, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच के अलग, इसमें उसने सारे इकट्ठे कर दिए। एग्जाम में भी हमेशा इसी तरह पूछेगा, इंटरनल ऑडिटर में कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी और अप्रोच के अलग पूछ सकता है, एक्सपर्ट में नहीं पूछेगा, जिम्मेदारी है मेरी, एक्सपर्ट में हमेशा इकट्ठे पूछेगा, आपने इकट्ठे ही बताने हैं। इसमें कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी के फैक्टर्स अलग नहीं है। हाँ इसमें एक एडिशनल कंसेप्ट बता रहा है,
जो कि इंटरनल ऑडिटर में नहीं। इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखनी है ना, वो हम खुद वैल्यूएट कर सकते हैं, उसके साथ बैठेंगे, उसे कहेंगे हाँ सर IFRS 15 वो क्या होता है, पता चल गया ना। लेकिन एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी को, चूंकि हम उसकी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, शायद हम वैल्यूएट ना कर सके, इसीलिए इसमें उसने सोर्सेज बताए हैं कि कैसे पता चलेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है आपका पास्ट में उसके साथ कोई किसी और क्लाइंट पे आपने उसको एंगेज किया हो, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस या प्रीवियस एक्सपीरियंस। डिस्कशन विद अदर एक्सपर्ट और अदर ऑडिटर्स। अगर हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो उस एक्सपर्ट से भी डिस्कशन कर सकते हैं। बाज़ औक़ात एक्सपर्ट से डिस्कशन करके भी अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा किस लेवल पे है। या इसके अलावा दूसरे ऑडिटर्स, यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि आपका पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको अंदाजा हो जाएगा एक्सपर्ट कैसा है। अगर नहीं तो दूसरे ऑडिटर जिन्होंने इसके वर्क को यूज किया हुआ है, प्रैक्टिस में ऑडिटर्स एक दूसरे के साथ ऐसे कोऑपरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यार कोई अच्छा इंजीनियर कौन सा है, वो कहते जी है। कुछ केसेस में एक एडिशनल बात आपको बता रहा हूँ, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने भी लिस्ट बनाई होती है प्रोफेशनल्स की। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इंजीनियर्स की लिस्ट बनाई हुई है कि बैंक ने अगर किसी को लोन देना है ना, तो ये इंजीनियर या ये वैल्यूअर्स हैं, इनको इंगेज करके इनसे वैल्यूएशन करवानी है। तो उससे भी हमें पता चल जाता है उसकी मार्केट रेपुटेशन। प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल बॉडी में कंसेप्ट आ जाएगा कि प्रोफेशनल बॉडी ने समटाइम लिस्ट बनाई होती है कि ये अप्रूव्ड वैल्यूअर्स हैं या ये अप्रूव्ड इंजीनियर्स हैं। अगर उसमें उसका नाम आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो अच्छा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट। पब्लिश पेपर और बुक्स ऑफ एक्सपर्ट, उस एक्सपर्ट ने अगर कोई बुक्स वगैरह पब्लिश की हैं, नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को प्लस पॉइंट माना जाता है कि जिस प्रोफेशनल ने अगर कोई बुक्स वगैरह पब्लिश की है उसका नॉलेज, क्योंकि उसका रिसर्च वर्क होता है ना, उसका कॉम्पिटेंस, उसे ऑन एवरेज ज्यादा कॉम्पिटेंट समझा जाता है दूसरे लोगों से। तो ये हमारे हो गया कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी। फिर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर। किस लिए? एक तो इसलिए कि हमें पता हो, हम उसको बता सके कि भाई उसने क्या काम करना है, कैसे करना है। और दूसरा बड़ा पर्पस, ये जो है ना, दो पर्पस है। एक, उससे एग्रीमेंट कर सके, उसके फील्ड के एक्सपर्ट के फील्ड की अंडरस्टैंडिंग किस लिए जरूरी है, एक उसके साथ एग्रीमेंट कर सके। एग्रीमेंट में स्कोप ऑफ वर्क बताना होता है हमने, वो हमसे पूछता है क्या, तो हमें उसका पता होना चाहिए कि हम उससे क्या काम करवाना चाह रहे हैं। और दूसरा, बाद में उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग काम आती है। जैसे फर्ज कीजिए, अब आगे जो है ना कंसेप्ट, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक एग्जांपल के साथ। ये वाला हिस्सा कह रहा है एडिक्वेसी ऑफ वर्क, जब आपने वैल्यूएट करनी है, आपने क्या करना है, आपने देखा है एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस ऑफ सोर्स डाटा। देखिए सोर्स डाटा लिखा हुआ है, सोर्स डाटा देखें लिखा हुआ है बुक में, सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा, इसको अंडरलाइन करें। हमने देखना है ये एक्यूरेट है, कंप्लीट है, रेलिवेंट है कि नहीं। फिर हमने देखना है रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड। जो सिग्निफिकेंट अजम्पशंस और मेथड एक्सपर्ट ने यूज किए हैं वो रेलिवेंट और रीजनेबल है कि नहीं। फिर हमने देखना है रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग, एक्सपर्ट की फाइंडिंग रीजनेबल है कि नहीं। एंड कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस, प्लस कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। ये अभी आपको सिर्फ रीड करवाएं, समझ नहीं आए होंगे, समझते हैं। एक एग्जांपल से, हमारा क्लाइंट है, उसने प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन करवाई, ठीक, और एक वैल्यूअर की रिपोर्ट हमारे सामने रख दी। हमने ये देखना है, ऑलरेडी काम हो चुका है, कि इस वर्क को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक एक्सपर्ट होता है क्लाइंट का, हमें एक्सपर्ट की जरूरत बाद में पड़ेगी, क्लाइंट को पहले पड़ेगी, इससे एग्री करते हैं। क्लाइंट को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है ऑडिट करते हुए एविडेंस के तौर पे, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को भी यूज कर सकते हैं और अपना अलग से एक्सपर्ट भी इंगेज कर सकते हैं, दोनों की इजाजत है। अगर मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट मार्केट से उठाया है, जो कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है,
तो हमें उसके वर्क को यूज करने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर हमें लगे कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो उनका अपना एम्प्लॉय है या उसका कोई थ्रेट इंटरेस्ट है, उस सूरत में फिर इस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को यूज नहीं करना बल्कि डिमांड। तो पहले तो आपने ये डिसीजन करना, लेकिन याद रखिए दोनों में रिक्वायरमेंट सिमिलर है। एग्जाम में चाहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को वैल्यूएट करने को कहे, चाहे आईटी एक्सपर्ट के वर्क को वैल्यूएट करने को कहे, दोनों में रिक्वायरमेंट दोनों सेम है। हमने दोनों के केसेस में उन एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, उनकी कॉम्पिटेंस को, ऑब्जेक्टिविटी को, और फिर उसके बाद उनके वर्क को। अब वर्क को कैसे वैल्यूएट करना है ये सुनना है। फर्ज कीजिए एक्सपर्ट है, उसने कहा सर ये 200 मिलियन की रिपोर्ट है, हमने भी ये देखना है ये वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं। पहला तो ये कंसेप्ट अपने ज़हन से निकाल दे कि हम कैसे एक्सपर्ट की रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं उसने काम ठीक किया कि नहीं किया। हम तो एक्सपर्ट नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमने अंडरस्टैंडिंग फील्ड की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑब्टेन किया। मुझे पहली चीज ये बताएं, क्या क्लाइंट ने कहा जी माल रोड पे हमारी ये प्रॉपर्टी है 10 कनाल, इसकी वैल्यूएशन है 50 करोड़, वैल्यूएशन रिपोर्ट हमारे सामने है, हमने इसको वैल्यूएट करना है। सबसे पहली चीज, हम वैल्यूअर नहीं है, क्या आप ये देख सकते हैं कि वैल्यूएशन रिपोर्ट में जितना एरिया है उस प्रॉपर्टी का और उस प्रॉपर्टी के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो एरिया वो सेम है कि नहीं? और ये देखना चाहिए। ये देखने के लिए कोई कोर्स करने की जरूरत तो नहीं है, रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है। ये है एक्यूरेसी, रीजनेबलनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ सोर्स डाटा, कि जिस सोर्स डाटा पे काम किया जा रहा है हमने देखना है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है कि नहीं। पहली बात समझ आई? एक्यूरेसी, हमने जब एक्सपर्ट के वर्क को वैल्यूएट करना है सबसे पहले क्या देखना है कि उसका सोर्स डाटा एक्यूरेट, कंप्लीट और रेलिवेंट है कि नहीं। भाई ये देख सकते हैं। दूसरी चीज, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड। वैल्यूएशन में जो सिग्निफिकेंट अजम्पशंस और मेथड यूज हुए हैं हमने देखना है वो रेलिवेंट और रीजनेबल है कि नहीं। भाई ये अजम्पशंस एंड मेथड्स क्या होते हैं जिनको हमने देखना है रेलिवेंट है कि नहीं। मैंने जिंदगी में कभी वैल्यूएशन नहीं की हुई, प्रोबेबली आपने भी नहीं की होगी, लेकिन हमें इतना तो पता है कि प्रॉपर्टी की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है रेजिडेंशियल, एक होती है कमर्शियल, एक होती है एग्रीकल्चर। कमर्शियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और एग्रीकल्चर की सबसे कम होती। तो हम ये तो देख सकते हैं कि जो अजम्पशंस ली गई हैं प्रॉपर्टी की वो कौन सी बेसिस पे वैल्यूएशन की गई है। एग्रीकल्चर की वैल्यूएशन बेसिस डिफरेंट होगी, कमर्शियल की डिफरेंट होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन जो है वो एग्रीकल्चरल है और उसकी वैल्यूएशन कमर्शियल बेसिस पे की गई है। भाई ये अजम्पशन देख सकते हैं कि नहीं, यही देखना है। फिर इसके बाद जो इसका डिटेल्ड वर्क है वो नहीं देखना, ठीक है, बल्कि कंक्लूजन के ऊपर आ जाए, एक्सपर्ट्स की फाइंडिंग। इन 2 के बाद ना वो डिटेल्ड वर्क करता है एक्सपर्ट, वो टेक्निकल वर्क है वो हमने नहीं देखना, लेकिन उसके वर्क के नतीजे में जो उसकी फाइंडिंग या कंक्लूजन होंगे वो हमने देखना है वो रीजनेबल है कि नहीं। वो हमने देखना है कंसिस्टेंसी विद अदर। फर्ज कीजिए अगर वो कहते हैं 10 कनाल की प्रॉपर्टी है और 500 अरब की है, आपको ये देखा, हालांकि आपने कभी वैल्यूएशन नहीं की, लेकिन आप ये हैं सर ये 10 कनाल की 500 अरब कैसे हो सकती है, नॉर्मली तो नहीं होती, ये कुछ गड़बड़ लगती है। या कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस देख सकते हैं। कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस का मतलब क्या, आप देखते हैं सर इस इलाके के, हम ये तो देख सकते हैं कि जिसकी वैल्यूएशन हुई है उस इलाके में रिसेंटली प्रॉपर्टी किस रेट पे सेल हुई है। वो जो लेटेस्ट सेल प्राइस होती है ना उस इलाके में, वो एक रीजनेबल एस्टिमेट होता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वो भी अब ये देखें, ये सारे काम करने के लिए तीनों, सोर्स डाटा की एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रेलेवेंस को देखने के लिए, अजम्पशन एंड मेथड्स की रेलेवेंस और रीजनेबलनेस को देखने के लिए, और उसकी फाइंडिंग्स को देखने के लिए एक्सपर्ट की कि वो रीजनेबल है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना तो हम ये चीजें चेक कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? एक और एग्जांपल, इसके बाद लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की एग्जांपल देती, वैल्यूएशन लायबिलिटीज की एग्जांपल दे रहा हूं। समटाइम हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं अपने एम्प्लॉइज को पेंशन देते हैं, पेंशन लायबिलिटी को एस्टिमेट करना होता है। ये आप सीफैप लेवल पे जाके पढ़ेंगे कंसेप्ट, क्योंकि हम सर्विस अभी ले रहे हैं और पेमेंट करनी है उसकी रिटायरमेंट के बाद, तो उसकी रिटायरमेंट के बाद जो पेमेंट करनी है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके
ये बड़ा लंबा चौड़ा मुश्किल काम होता है, बज़ाहिर सुनने में बताने में जितना आसान लग रहा है ना, असल में नहीं है। इसमें बहुत सी अजम्पशंस होती हैं कि एम्प्लॉय रिटायर कब होगा, जब रिटायर होगा उसकी लास्ट सैलरी क्या होगी, डिस्काउंट रेट क्या होगा, शाबाश, वो रिटायर होने के बाद कितना अरसा जिंदा रहेगा, क्योंकि आपने आउटफ्लो उतने अरसे तक रहे। ये सारे रीजनेबल, ये सारे एस्टिमेट्स होते हैं, तो मुश्किल काम होता है, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब बताइए, हमारे सामने एक्सपर्ट ने कहा सर ये पेंशन लायबिलिटी है, हम क्या इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एडिक्वेट है कि नहीं? कहा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, यही सिखाना चाह रहा हूँ, वैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क। क्या अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि कैसे कर सकते हैं सर, हम तो इतने हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरे सामने रिपोर्ट आई पेंशन लायबिलिटीज की, मैंने देखा कि इसका सोर्स डाटा क्या है, इसका सोर्स डाटा क्या होगा भला, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्या मैं ये देख सकता हूं कि 200 एम्प्लॉइज है क्लाइंट के, तो इसने कहीं 250 एम्प्लॉइज की वैल्यूएशन तो नहीं कर दी? ये है एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस ऑफ सोर्स डाटा। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि सोर्स डाटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है, रेलिवेंट है कि नहीं। और एक चलते चलते और बात बता दूं, इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो शामिल नहीं होते, तो हमने ये भी देखना होता है कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को तो इंक्लूड नहीं करे, वो रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉइज रेलिवेंट है। तो ये सोर्स डाटा समझ आ गया। अब खुद आप मुझे बताएं, शाबाश आप ही मुझे बताएं, अब इसमें जो हमने इस पेंशन लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हुए कुछ अजम्पशंस और मेथड्स यूज किए होंगे उस वेल, जैसे अजम्पशन बताइए कौन सी, एज, लाइफ, डिस्काउंट रेट। बिल्कुल, हम क्या हम ये देख सकते हैं वो रीजनेबल है कि नहीं? अब आपने बताना रीजनेबल है कि नहीं, मैं बताता हूँ। वैल्यूएशन में लिखा हुआ है एम्प्लॉय रिटायर होगा 80 साल की उम्र में, रीजनेबल है? नहीं है। ये तो हम देख सकते हैं ना, एम्प्लॉय को 150 साल की उम्र तक पेंशन मिलती रहेगी, नहीं ना। डिस्काउंट रेट 40% है, क्योंकि 8-10% के रीजनेबल होता है। ये चीजें देखें, अभी हालांकि आप प्रोफेशन में नहीं गए, लेकिन अभी आपको पता है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज, यही चीजें चेक करनी है। बट इतनी बड़ी बोंगिया ही चेक करनी है कि मारी तो नहीं हुई एक्सपर्ट ने, छोटी मोटी बोंगिया खैर है वो इमटेरियल होती है, हमने बड़ी बड़ी बोंगिया ही चेक करनी है। आप ये बड़ी बड़ी बोंगिया भी चेक कर लें, बहुत है बहुत। ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना, आप एग्जाम में फेल बड़ा डिसीजन गलत करने पे होते हैं, छोटे छोटे डिसीजन गलत करने पे नहीं होते। रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं आई, क्वेश्चन कौन सा है, हाँ बड़ा रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं आई, पूरे का पूरा क्वेश्चन गया, फिर चाहे जितना मर्जी छाप लें। हाँ उस रिक्वायरमेंट में 10 फैक्टर लिखने थे, 7 याद है 3 याद नहीं है, इसकी बेस पे आप फेल नहीं होंगे कभी इंशाल्लाह। फेल होते हैं बड़ा डिसीजन गलत करने से, छोटे डिसीजन से नहीं होते। अच्छा मुझे ये बताए, और एंड पे देख लेंगे कि जो टोटल पेंशन लायबिलिटी है वो रीजनेबल है कि नहीं फिगर। हम कहेंगे कंपैरेटर कंपनी भी तो अपने एम्प्लॉइज को पेंशन देती है, और उसके भी 200 एम्प्लॉइज हैं, उसने तो 130 मिलियन रिकॉर्ड किया है, आपने 250 मिलियन क्यों रिकॉर्ड कर दिया? हमें कैसे पता? कंपेटिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेंशन लायबिलिटी बैलेंस शीट में आ रही होगी, हमें वहां से पता। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, अगर वर्क एडिक्वेट है ओके, अगर ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके आपने कहा तसल्ली होगी ओके, अगर तसल्ली नहीं हुई अभी नहीं, रिपोर्ट फर्दर प्रोसीजर। पहली ऑप्शन एक्सपर्ट से कहें भैया हमारी तसल्ली नहीं हुई, डैडी के मजीद काम करो, एक्सपर्ट कहे मैं नहीं करता, तो खुद काम कर लें, अगर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं खुद काम कर लें, अगर खुद भी नहीं कर सकते किसी और एक्सपर्ट। अच्छा आप यहाँ पे सुन लीजिए, अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट यूज कर रहे थे फिर कोई और एक्सपर्ट यूज कर लें, लेकिन अगर अपना एक्सपर्ट यूज कर रहे थे फिर कितने एक्सपर्ट बदलेंगे, फिर कितने, फिर नहीं, फिर क्या करना है, फिर ये स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी, फिर स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। क्या एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया भाई? स्टार्ट में आपने 10 मिनट इधर उधर की कहानियां, मैंने कुछ नहीं डिस्टर्ब किया ना, 5 मिनट और दे दे मुझे सिर्फ। एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया, रिपोर्ट में उसका जिक्र आएगा,
नहीं आएगा। अगर अभी स्टार्ट में समझाया था कि जब कभी किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कम होती, शाबाश, तो एक्सपर्ट के वर्क को हम अगर यूज करें रिपोर्ट में नॉर्मली रेफर नहीं करते, अनलेस लॉ रिक्वायर करे या नेसेसरी हो। लॉ रिक्वायर करते तो जाहिर हमने डिस्क्लोज देना है। नेसेसरी का मतलब क्या है? नेसेसरी कब होता है? ओपिनियन मॉडिफाई हो जाए। अगर एक्सपर्ट क्लाइंट ने कहा 500 मिलियन की वैल्यूएशन, एक्सपर्ट ने कहा 300 मिलियन की है, 200 की मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पे बताना पड़ेगा ना कि एक्सपर्ट ने ये कहा। तो जब लॉ रिक्वायर करे या नेसेसरी हो तब एक्सपर्ट का जिक्र कर सकते हैं, वरना नॉर्मली हाँ अगर मैटर सिग्निफिकेंट है तो कैम में भी आ सकता है। कैम में आपको याद है एक्सपर्ट की एग्जांपल थी, ठीक है, नहीं पढ़ा रहा। हालांकि अभी एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, नहीं पढ़ा। एग्रीमेंट होता है पता है, उस एग्रीमेंट में स्कोप ऑब्जेक्टिविटी डिस्कस करते नहीं पढ़ा रहा। एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर के साथ हुआ था, उसमें मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी लिखी थी। यहाँ पे भी एक्सपर्ट की और ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी आएगी, नहीं पढ़ा रहा। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहा। ये तो कल पढ़ा दिया था कि इंटरनल ऑडिटर के साथ एग्रीमेंट, उसको भी कहा था ना, इंटरनल ऑडिटर को भी कहा कॉन्फिडेंस, एक्सपर्ट को भी नहीं पढ़ा रहा। कल पढ़ेंगे, और कल टाइम आपको याद है 2 बजे। चलिए, और ये असाइनमेंट हाँ, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, क्या ये असाइनमेंट लाजमी करनी है, असाइनमेंट लाजमी करनी है, ठीक है जी। बस आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।